हेलो दोस्तों, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन पॉलिटी का। उसके लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो कंपनी रूल हुआ 1773 से लेके 1853 के एक्ट तक का, वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क बना, प्लासी का युद्ध क्यों इंपॉर्टेंट था, बक्सर का युद्ध इंपॉर्टेंट क्यों हुआ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में और ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट के बाद से ही माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नींव रखा गया, मतलब यहीं से धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू होता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और जो चार्टर एक्ट आया, उन सबको हम लोग एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे। ये इस इंट्रोडक्शन पार्ट का सेकंड वीडियो है फ्रेंड्स। तो जिन्होंने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा वो आई बटन को क्लिक करें, वहाँ पे आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना हो या और मेरे चैनल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी अपडेट्स आती हैं या वीडियोस आती हैं वो सब मैं अपडेट कर देता हूँ वहाँ पे, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया और चार्टर एक्ट 1853 का, ठीक है फ्रेंड्स। 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्राउन रूल में, ठीक है। क्राउन रूल में ये क्योंकि इस एक्ट के बाद से ही जो पूरा पावर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो ट्रांसफ़र हो जाता है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, तो उसको हम लोग फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और 3 वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कैसे डेवलपमेंट हुआ उन सब पॉइंट से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन चेयरमैन है, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे, कौन कौन मेंबर्स थे, और उसके बाद कैसे कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन लागू किया गया, किस दिन फ्रेम हुआ, कितने मीटिंग्स किए गए, इन सब को हम लोग इसके बाद के वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहें आप, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जाएं और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगे तो। अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं या फ्रेंड सर्कल हैं सब में शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे बेनिफिट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम के बाद स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, और पहला एक्ट लेते हैं जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, ठीक है। अब इस एक्ट में इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं कि क्यों हुआ ये रेगुलेटिंग एक्ट। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन और जो उसके एम्प्लॉयज़ थे, सर्वेंट थे, वो बहुत ज़्यादा ब्राइब ले रहे थे लोगों से, तो इस तरीके से बैंकरप्ट हो रही थी कंपनी। तो उसको रेगुलेट करने के लिए जो पहला एक्ट लाया जाता है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का लाया जाता है, ठीक है। ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है उसके तरफ एक पहला स्टेप था, ठीक है। और इसके अलावा इस एक्ट के थ्रू जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था कंपनी का वो पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। पहली बार जाना गया कि हाँ कंपनी का क्या क्या पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों हुआ और भी अगर बात करते हैं तो इस एक्ट के तहत जो इंडिया में था वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब जो भी पूरे के पूरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो एरिया कब्जे में था इनके, जो एरिया अंडर में था इंडिया के, उन सब पे एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत वो उस पर शासन करने लगी, ठीक है। अगर एग्जांपल ले लें तो जो भी गवर्नर थे अलग अलग प्रेसिडेंसी में, उन सबको मर्ज करके एक प्रेसिडेंसी में कर दिया जाता है, तो ये एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम दिखाई देता है यहाँ से पहले एक्ट के थ्रू। अब इसमें जो एग्जाम में आने लायक पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी इंडिपेंडेंट हुआ करती थी उस टाइम, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट था बंगाल प्रेसिडेंसी। ये तीनों प्रेसिडेंसी इंडिपेंडेंटली काम कर रही थी, ठीक है। इंडिपेंडेंटली कहने का मतलब तीनों जगह इंडिपेंडेंट गवर्नर बैठाए जाते थे, मद्रास के अलग गवर्नर जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा, बॉम्बे को अलग और बंगाल में अलग।
ये तीनों जगह अलग अलग गवर्नर थे जिनके ऊपर कोई हेड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। तो इसी को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया कि एक गवर्नर जनरल का पोस्ट लाया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल का पोस्ट लाया जाता है। गवर्नर ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन दिख रहा था कि जो भी गवर्नर जनरल होगा बंगाल का वो क्या होगा, सुपर पावर लेके बैठेगा, जो भी और प्रेसिडेंसी होगी उसको कंट्रोल करेगा। इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाले में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया गया 4 मेंबर का। ठीक है, 4 मेंबर थे इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो कि असिस्ट करेंगे किनको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेंगे। अब इसमें जो आया बात कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना पहला, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी जैसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि वॉरेन हेस्टिंग, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको बनाया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो मैंने बात किया अभी कि बॉम्बे और मद्रास जो अलग अलग प्रेसिडेंसी थी उनको क्या कर दिया गया, सब ऑर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हाथ में। ठीक है, अब जो भी ऑपरेट करेंगे इनको कौन करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आपको हिस्ट्री में पढ़ना है अभी कि मद्रास को इन्होंने कैसे धीरे धीरे कैप्चर किया था, बॉम्बे को पुर्तगालियों से कैसे गिफ्ट में दहेज में इन्होंने ले लिया था, और उसके बाद बंगाल पे जो सिराजुद्दौला वाला टाइम था वो मैंने बक्सर वाला युद्ध में और प्लासी वाले युद्ध में थोड़ा ओवरव्यू दिया है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के अपने लेक्चर्स में। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी जल्दी आने वाला है लेक्चर, तो इस चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, और बेल आइकन बगल के में क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अगर रेगुलेटिंग एक्ट में और एक्स्ट्रा क्या हुआ, तो रेगुलेटिंग एक्ट में जो एक्स्ट्रा होता है वो होता है यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है कलकत्ता में 1774 में। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1774 में इस एक्ट के आने के बाद इस्टेब्लिश किया गया। अब इसमें क्या क्या दिया गया इस कोर्ट में, एक चीफ जस्टिस हुए, ठीक है, और 3 अदर जजेस हुए। इतनी बातों को समझेंगे। तो ये जो चीफ जस्टिस हुए, पहले चीफ जस्टिस कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के वो सर एलिजा इम्पे, इनका नाम जरूर याद रखेंगे, सर एलिजा, एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन ये, सर एलिजा इम्पे। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये 3 जो जजेस हुए वो कौन कौन से हुए, मैं बस ओवरव्यू के लिए बता देता हूँ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं नाम है, बस आप याद रखेंगे चीफ जस्टिस कौन हुए, तो उनका नाम इंपॉर्टेंट है सर एलिजा इम्पे। ये पहले चीफ जस्टिस बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब 3 जजेस का नाम मैं बता रहा हूँ, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स, लॉर्ड लिमेंटस। इन तीनों को याद रखेंगे, ये तीनों जज अदर 3 जजेस हुए। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट था वो किस जगह पे इस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में, तो ये था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम आप नाम सुनेंगे हिस्ट्री में, तो फोर्ट विलियम जो कि बनाया गया था किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके बने वो सर चार्ल्स आयर बने थे। तो इस फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता इस्टेब्लिश किया जाता है। अब एक क्वेश्चन हिस्ट्री से अगर कनेक्ट करके अगर पूछा जाए तो फोर्ट विलियम किस किंग के नाम पे रखा गया था। फोर्ट विलियम का इस्टेब्लिशमेंट 1700 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अब इसको जो ब्रिटिश उस टाइम के किंग हुए विलियम 3 उनके नाम पे ये रखा गया था। ठीक है, इतनी बातों को याद रखेंगे। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं, अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए गवर्नर जनरल तो बनाया गया, उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया गया जो सजेशन देगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि जो गवर्निंग बॉडी होती है, ऐसी कोई गवर्निंग बॉडी नहीं थी, बस ऑथोरिटी दे दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किया गया जो कि एक गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, एक गवर्निंग बॉडी थी किसकी, कंपनी की। तो ये क्या कर रही थी गवर्निंग बॉडी की, रेवेन्यू से रिलेटेड, सिविल से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स थे उनको क्या करते थे, कंपनी को भेजा करते थे। ठीक है, इन सब मामलों के रिपोर्ट को देखा करते थे। तो ये पूरा का पूरा जो डिटेल था ये रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड डिटेल था फ्रेंड्स। इसमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है क्या क्या, जो मैं बता देता हूँ कि ऐसा पूछता है क्वेश्चन कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने, तो वो तो वॉरेन हेस्टिंग आप टिक करेंगे। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा पीएससी लेवल में पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट के तहत पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए, तो ये भी 1773 का एक्ट था।
क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, वो किस एक्ट के तहत बनाया गया था? तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को सब ऑर्डिनेट मतलब मिला दिया गया, उसके अंडर ला दिया गया बंगाल के, वो किस एक्ट के तहत लाया गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता इस्टेब्लिश किया गया किस एक्ट के तहत? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता कब इस्टेब्लिश किया गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के पहले चीफ जस्टिस कौन बने? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, वो क्या क्या अफेयर्स किस किस मामलों को देखती थी? तो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को ये देखती थी, और ये 1773 के एक्ट के तहत लाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब इससे क्या होता है कि जो भी कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी पे, धीरे धीरे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के तहत बढ़ते चला जाता है, और ये रेगुलेटिंग एक्ट बहुत मामलों में फेल होते हुए भी दिखाई देता है। कुछ जो ऐसे ड्रॉबैक थे उनको लेके एक नया एक्ट इसमें अमेंडमेंट करके लाया जाता है, वो था अमेंडिंग एक्ट 1781 का। ठीक है, 1781 का जो अमेंडिंग एक्ट था, ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि देखिए जो भी ड्रॉबैक्स था उन ड्रॉबैक्स को कम करना था, तो इसमें अमेंडमेंट किया गया 1773 के एक्ट में, और इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून भी बोला गया। ठीक है, नाम याद रखेंगे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून। अब इस एक्ट के तहत जो भी ड्रॉबैक था 1773 का, उसको इम्प्लीमेंट किया गया इसमें। अब एक और इन्फॉर्मेशन आपको 1773 एक्ट के तहत बता दूं फ्रेंड्स, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में, कि ये जो 1773 का एक्ट आया, इस टाइम पूछा जाता है कि ब्रिटिश पीएम कौन थे, तो इसको भी याद रख लेंगे आप। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन हुए? तो इनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, ये उस समय ब्रिटिश पीएम, इन्होंने ये एक सेक्रेट कमेटी का गठन किया था, सेक्रेट कमेटी बनाया था, उसके तहत उसके रिकमेंडेशन से ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट जो एक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे 1781 का। तो देखिए फ्रेंड्स, 1781 का अमेंडिंग एक्ट जो लाया गया, वो क्यों लाया जाता है, धीरे धीरे हम समझते हैं इन चीज़ों को। तो एक सिस्टम था आपके पास जुडिशरी का, ठीक है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी था। जुडिशरी के हेड थे सर एलिजा इम्पे, और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का था वॉरेन हेस्टिंग। अब इन दोनों के बीच में जो होता है कि गहरी दोस्ती हो जाती है। ठीक है, ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं, और इन दोनों के साठगांठ से ही पूरी की पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लॉ और ऑर्डर था वो संभाला गया इंडिया में। अब इन दोनों में प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि जैसे कुछ भी किसी तरीके का कोई आवाज़ उठे या किसी सर्वेंट से प्रॉब्लम हो वॉरेन हेस्टिंग को, तो वो तुरंत जुडिशरी को रिकमेंड कर देता था और अपने अनुसार उसको सजा सुनवा देता था। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। तो इसको रोकने के लिए ये एक्ट आगे बढ़ता है और 1784 का एक्ट लाया जाता है। लेकिन 1784 का एक्ट तब लाया जाता है जब 3 लोग इसके विरोध में खड़े होते हैं। ठीक है, इन दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के विरोध में 3 लोग खड़े होते हैं। एक थे नंद कुमार, ठीक है, एक थे नंद कुमार, दूसरे थे चैत सिंह, नाम बस याद रखेंगे चैत सिंह, और तीसरी थी इनकी मौसी घसीटी बेगम। ठीक है, ये तीनों ने आवाज़ उठाया इस चीज़ के विरोध में। और नंद कुमार और चैत सिंह जो मीर कासिम बंगाल के नवाब थे उस समय, तो ये वहाँ पे मंत्री हुआ करते थे। तो इन तीनों ने जैसे ही आवाज़ उठाई तो क्या करते हैं, तो जब ये विरोध करते हैं तीनों, तो नंद कुमार को इसके लिए 1784 में, ठीक है, क्या कर दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो वॉरेन हेस्टिंग का टाइम चल रहा था, इसमें करप्शन और ज़्यादा बढ़ रहा था, और वॉरेन हेस्टिंग पे एक इम्पीचमेंट भी किया गया था, महाभियोग का मुकदमा भी चलाया गया था। ठीक है, क्योंकि ये जब ये इनका पीरियड चल रहा था उस टाइम करप्शन, इनका पर्सनल जो करप्शन हुआ या तो मिसमैनेजमेंट हुआ, इन सब के लिए, और जो ये बातें हुई, देखिए जो नवार चैत सिंह, घसीटी बेगम, इन तीनों का जो विद्रोह हुआ, और इसके कारण जो 1784 में इन्होंने इसको फांसी दिया, ये बात संसद तक पहुंच जाती है। इसके लिए इन पे महाभियोग का मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है आगे कि इस एक्ट में जो 1781 का एक्ट था, ये भी टाइम अभी वॉरेन हेस्टिंग का चल रहा था। तो इसमें क्या किया जाता है, इसी तरीके से गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था, ठीक है, और काउंसिल का, उसके बाद सर्वेंट जो भी कंपनी के थे
उन सब का जो इस सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से हटा दिया जाता है पावर, ठीक है। अब इसमें आगे और क्या होता है कि जो रेवेन्यू मैटर्स था उन सब पे भी सुप्रीम कोर्ट में कि रोक टोक या सुनवाई के लिए प्रावधान नहीं था, मतलब इसके जुरिस्डिक्शन एरिया से हटा दिया जाता है इन सब मैटर्स को भी। ये सारी कौन कंट्रोल करेंगे? गवर्नर जनरल या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो ब्रिटिशर्स हैं इनके बारे में आपको पता होगा पहले से कि जब ये आए थे तो फूट डालो और शासन करो की नीति से आए थे। बहुत सारे यहाँ जो किंगडम थे उनमें लड़ाइयाँ लगवाई और खुद को सुप्रीमेसी साबित करने के लिए उन सबको लड़वाने के बाद उन सब पे ही अधिकार कर लेते थे। तो इसी कदम में आगे इन लोगों ने एक काम किया। अब देखिए, अब इनको यहाँ पे दिख रहा था कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो एक यूनिफाइड इंडिया की तरह दोनों धर्म एक तरीके से एक साथ आ रहे थे, ठीक है। जो भी इन पे रिवोल्ट होता तो दोनों जो कम्युनिटी थे एक साथ थे, मतलब यूनिटी बहुत ज़्यादा थी, तो इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी था इंडिया पे राज करने के लिए। तो यहीं से ये प्रावधान स्टार्ट कर दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम को सेपरेट करने के लिए कवायद स्टार्ट कर दी जाती है। इसमें किया क्या जाता है कि जो हिंदूज होंगे उनके अकॉर्डिंग जो पर्सनल लॉ होगा उनका हिंदू लॉ के अनुसार, और मुस्लिम जो होंगे उनके पर्सनल लॉ मोहम्मडन लॉ के अनुसार इसमें एडमिनिस्ट्रेशन या कोर्ट उस पर रूल या लॉ बनाया जाएगा, ठीक है। तो जो भी वर्डिक्ट दिया जाएगा इन कम्युनिटी के पर्सनल लॉ के अनुसार इन पे रूल और रेगुलेशन अप्लाई किया जाएगा। इससे क्या होता है कि दोनों में एक असमानता देखने को मिलती है, ठीक है। जो डिफरेंस देखने को मिलेगा इसके कारण दोनों आपस में धीरे धीरे आगे बढ़ के लड़ने लगते हैं। और आपको रिजल्ट पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग देश, हिंदू और मुस्लिम कंट्री कैसे जाते हैं। एक्चुअली इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है, इसमें कोई धर्म और ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ सब धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान है वो एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। इस तरीके से ब्रिटिश हिंदू और मुस्लिम को सेपरेट करने में सफल हो जाते हैं आगे चल के। तो ये जो मोहम्मडन लॉ था, हिंदू लॉ था, इसके कारण जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया, ये कहाँ से स्टार्ट किया गया? इनको लेके 1781 के अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है फ्रेंड्स। ये था 1781 का इतना इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ठीक है। इनमें जो आता है, अब बात की हम लोग वॉरेन हेस्टिंग, तो जो वॉरेन हेस्टिंग थे उन पे क्या किया गया? इम्पीचमेंट किया गया, महाभियोग का मुकदमा चलाया जाता है और उनको हटाने की कवायद शुरू होती है, हटाना स्टार्ट करते हैं। इसके जगह पे एक एलिजिबल गवर्नर जनरल आना जरूरी था, तो एक नाम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, ठीक है। लॉर्ड इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1775 से लेकर 1783 तक चला था, इसमें इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, ठीक है। ब्रिटिशर्स की तरफ से एक अच्छे ऑफिसर्स की तरह सामने आए थे। तो इस तरीके से लॉर्ड कॉर्नवालिस को यहाँ पे भेजने की कवायद शुरू होती है आगे चलकर। तो होता क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजने के पहले एक एक्ट लाया जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। जो भी 1773 का एक्ट था उसमें संशोधन किया जाता है, चेंजेस किया जाता है। और ये पिट्स इंडिया एक्ट जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हुए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट्स, उन्होंने ही इस पिट्स इंडिया एक्ट को लाया था। क्योंकि जो विलियम पिट थे ये 1783 में पीएम बनते हैं और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाते हैं। अब इसमें क्या क्या किया जाता है वो देख लेते हैं। सबसे पहला काम तो किया जाता है कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट किया। एक डुअल गवर्नमेंट सिस्टम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भी समाप्त किया गया था फ्रेंड्स। अब ये जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लाया गया था, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लाया गया था, उसको 1773 के एक्ट के तहत खत्म कर दिया गया था। 1773 के पहले जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। 1773 के बाद से कौन बनते हैं? वॉरेन हेस्टिंग। अब इसमें बात करते हैं, ये एक्ट भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे आया। अब इसमें क्या कर दिया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे पहले से, उनको सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स के लिए पावर दिया गया और जो एक नया बॉडी बना दिया गया जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से बोला गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करती? पॉलिटिकल अफेयर जैसे मिलिट्री, सिविल, इन सब अफेयर्स को कंट्रोल करती थी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दो स्टेज में गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट किया जाता, दो अलग अलग गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट किया, इसीलिए इसको डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बोला गया। अब इसमें और क्या होता है इंपॉर्टेंट कि इस एक्ट में पहली बार जो इंडिया में जो भी एरिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर था वो बोला गया ब्रिटिश
पोसेशन इन इंडिया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। ठीक है, ये पहली बार यहाँ पे टर्म यूज किया गया था। इसके बाद गवर्नर जनरल को एक वीटो पावर दिया गया। ठीक है, राइट टू वीटो, वो किसी भी जो काउंसिल था उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें 4 मेंबर थे उनके सजेशन को ओवरराइड कर सकता था और किसी तरीके का जो वर्डिक्ट देना हो उसमें क्या करते थे, ये वीटो यूज कर सकते हैं। ऐसा पावर दिया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इसके बाद किया क्या जाता है, कलकत्ता को कैपिटल बना दिया जाता है कम का, मतलब भारत में जो एरिया कैप्चर था उन सब का कैपिटल किसको बना दिया जाता है, कलकत्ता को। अब यहाँ से जो कलकत्ता कैपिटल बनता है वो 1911 में जाके समाप्त किया जाता है और दिल्ली शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, 1911 में। अब यहाँ पे देखते हैं आगे कि 1784 के एक्ट में और ऐसा इंपॉर्टेंट क्या हुआ। तो इस एक्ट के थ्रू जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एक पावर दिया गया जो कि क्या करता था, सुपरवाइज कर सकता था और डायरेक्ट कर सकता था किसी भी सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी अफेयर्स होते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत में एरिया था उन पे कंट्रोल करने के लिए, उन सब पे क्या कर सकता था, ये सुपरवाइज और डायरेक्ट कर सकता था। ऐसा पावर दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। अब देखिए पिट्स इंडिया एक्ट को अगर हम लोग समझें अच्छे से तो ये देख सकते हैं आप, ये है उस टाइम का इंडिया जो कि पाकिस्तान इंक्लूडेड था, बांग्लादेश इंक्लूडेड था इसमें। इसके बाद जैसे ही 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसी होते हैं, बॉम्बे और मद्रास की, इनको क्या कर दिया जाता है, बंगाल के जो प्रेसिडेंसी होते हैं उसमें क्या कर दिया जाता है, सब ऑर्डिनेट कर दिया जाता है। मतलब ये कौन कंट्रोल करेगा इन दोनों प्रेसिडेंसी को, बंगाल का जो गवर्नर होगा। बंगाल प्रेसिडेंसी के ऊपर कोड ऑफ डायरेक्टर्स जो था, कोड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किया गया था, ये हम लोगों ने देखा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके बाद अब इस पे भी कंट्रोल करने के लिए क्या बना दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब कोड ऑफ डायरेक्टर्स को जो कंट्रोल कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो कर रहे थे कंट्रोल, वो कौन कर रहे थे, ब्रिटिश क्राउन। ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम कैसे काम कर रहा था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, इतनी बातें थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक और कदम आगे बढ़ाते हुए ब्रिटिश ने 1786 का एक एक्ट लाया था। ठीक है, 1786 का एक्ट खासा इंपॉर्टेंट नहीं रोल प्ले करता, लेकिन इसमें मैं बता देता हूं क्या था कि 1786 का जो एक्ट आया उसमें बोला गया कि कॉर्नवालिस को अब गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। ठीक है, बंगाल का। तो कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें रखी। यही 2 शर्तें इस एक्ट में बस आया था कि गवर्नर जो होंगे वो ओवरराइड कर सकते हैं किसी भी डिसीजन को। ठीक है, किसके डिसीजन को, जो काउंसिल डिसीजन देगी उन सब पे स्पेशल केस में क्या कर सकते हैं, उसके डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, मान नहीं सकते हैं, या जो भी सुधार करना हो वो करवाया जा सकता है, ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन, गवर्नर जनरल। और दूसरा एक और नया पोस्ट इनके द्वारा डिमांड किया जाता है, वो था कमांडर इन चीफ का। ठीक है, कमांडर इन चीफ का पोस्ट। और इस कमांडर इन चीफ के पोस्ट पे कौन रहेंगे, खुद गवर्नर जनरल रहेंगे। तो जो कॉर्नवालिस आते हैं वो सिर्फ एज अ गवर्नर जनरल नहीं आते हैं ऑफ बंगाल, ये कमांडर इन चीफ के हैसियत से भी आते हैं। मतलब 2 पोस्ट के साथ ये इंडिया में आते हैं। अब देखिए 1786 का जो एक्ट है इसमें ये 2 डिमांड रखा गया, लेकिन 1793 के जो चार्टर एक्ट आया उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस के सभी डिमांड्स को क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। मतलब एग्री हो गए ब्रिटिशर्स कि इन दोनों को जो भी आपके डिमांड्स हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद जो कंपनी का मोनोपोली ट्रेड था इंडिया पे, ठीक है, उसको 20 साल और बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ये 20 साल और के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाता है। इसके बाद अब देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसके मेंबर्स को और उसके स्टाफ्स की जो सैलरी डिसाइड की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था उसके स्टाफ्स की सैलरी कौन देगा, तो वो बोला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि जो भी इंडिया से रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है, उन सबको सैलरी में यूज किया जाएगा। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स स्टाफ्स के सैलरी में यूज किया जाएगा। अब एक और कंडीशन रखा गया कि जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा इन सब की सैलरी देने के बाद देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कितने पैसे देगी, 5 लाख पाउंड्स देगी। ठीक है, तो 5 लाख पाउंड इन सब के खर्च करने के बाद जो भी रेवेन्यू बचेगा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसको देगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला क्या दिया गया कि जो कंपनी है
वो क्या कर सकती है, एक लाइसेंस जारी कर सकती है किसी भी इंडिविजुअल को, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, किसके लिए, ट्रेड करने के लिए इंडिया में। अब देखिए ये बात कहाँ से उठती है कि ट्रेड करने के लिए इनको क्या दिया जाए, लाइसेंस जारी किया जाए। ये बातें आती है जैसे यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे ब्रिटिशर्स, अब जो ब्रिटेन था बहुत ज़्यादा क्राइसिस से जूझ रहा था, तो इसके लिए इन्होंने सोचा कि जो ट्रेड था इंडिया में, मोनोपोली ट्रेड को थोड़ा खोला जाए, एक्सपेंड किया जाए, और भी ट्रेडर्स यहाँ बिजनेस करेंगे, उनसे टैक्स वसूल कर अपनी इकोनॉमी को सही किया जाएगा। तो इसको लेकर एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक पहला स्टेप क्या करते हैं, लाइसेंस जारी करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, या जो कंपनी का एम्प्लॉय ट्रेड करना चाहता है अगर इंडिया में, तो उन सबको लाइसेंस जारी किया जाता है 1793 के एक्ट के तहत। अब एक्स्ट्रा क्या बोला जाता है, एक पॉइंट और, कि जो कमांडर इन चीफ होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, काउंसिल में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि उसको काउंसिल का मेंबर नहीं बनाया जाता है, ठीक है। ये 1793 का एक्ट, इसमें जो क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि कॉर्नवालिस का जो डिमांड था वो किस एक्ट में एक्सेप्ट किया गया था, जो डिमांड आपको मैंने बताया ओवरराइड कर सकते हैं, और कमांडर इन चीफ का पोस्ट था। सेकंड क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट बन सकता है यही कि जो अदर मोनोपोली ट्रेड को हटाकर अदर जो ट्रेडर्स थे उनको लाइसेंस जारी किस एक्ट के थ्रू किया गया, तो वो था चार्टर एक्ट 1793 का एक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्ट आता है 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। अब इस 1813 के चार्टर एक्ट में ऐसा क्या था इंपॉर्टेंट, वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो मोनोपोली ट्रेड था, ठीक है, मोनोपोली ट्रेड था इंडिया में ब्रिटिशर्स का, उसको समाप्त कर दिया गया। मैंने बात की अभी कि इसको धीरे धीरे इंड करके एक्सपैंड करने का, मतलब ओपन मार्केट करने का कवायद शुरू होता है, मतलब स्टार्ट करते हैं। ये पहले कदम की ओर बढ़ते थे किसमें, 1793 के एक्ट में लाइसेंस जारी करके। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया, ख़त्म ही कर दिया गया पूरे ट्रेड को इंडिया में। लेकिन दो चीज़ें ऐसी थी, जैसे ट्रेड विथ चाइना, चाइना के साथ जो ओपन करते थे उन सब पे, और चाय पे जो ट्रेड करते थे हम लोग, उस पे ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस पर मोनोपोली ट्रेड कायम रखते हैं, मतलब उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी करेगी उस पर ट्रेड। लेकिन बाकी जो एरिया था उस पर मोनोपोली ट्रेड को हटा दिया जाता है। तो आपसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बन सकता है कि मोनोपोली ट्रेड किस एक्ट के तहत हटाया गया, एक्सेप्ट ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड इन टी, इन दोनों को छोड़ के किस में हटाया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो जो कंपनी की टेरिटरी थी भारत में, उस पे ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुत्ता, मतलब सॉवरेनिटी यहाँ से प्रमाणित की गई, ठीक है, एक ये पॉइंट था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, जो क्रिश्चियन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो मिशनरी आते हैं, जो प्रमोट करते हैं इस चीज़ों को, वो उनको परमिट किया गया कि आप आइए और क्या कीजिए, इंडिया में अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करिए, ठीक है। इस तरीके से जो क्रिश्चियन धर्म था वो इंडिया में भी अच्छे लेवल पे फैलने लगा धीरे धीरे। तो क्रिश्चियन मिशनरी को जो आप परमिशन दिया गया वो किस एक्ट के थ्रू दिया गया, 1813 के एक्ट के तहत इसमें दिया जाता है। इसमें और इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ऐड कर लेंगे इसमें कि जो लोकल गवर्नमेंट था, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जो भी था उसको अथॉरिटी दिया गया कि वो टैक्सेज इम्पोज कर सकता है किसी भी पर्सन पे, ठीक है, पर्सन पे टैक्स इम्पोज करने का पावर दिया गया। वो किसको दिया गया, लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये टैक्स किसी तरीके के क्या बोलते हैं, लगान की तरह आप समझ सकते हैं, जो लगान दिया जाता था जितनी फसल हुई उन सब पे टैक्स, तो ये पर्सनल टैक्स के तहत ही आता था, ठीक है। तो वो कौन इम्प्लीमेंट करेगा, लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल बॉडी बनाई जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो कलेक्ट करेगी। और अगर जो लोग इस टैक्स को नहीं देते हैं उनको पनिश किया जाएगा, ऐसा भी प्रावधान इस एक्ट में रखा गया था। उसके अलावा एक और पॉइंट, जो वेस्टर्न एजुकेशन हुआ, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट इस एक्ट के तहत किया गया था, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन जो था उसको स्प्रेड करने के लिए इस एक्ट में जो भी प्रावधान किया गया था, तो इससे बस ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट या स्प्रेड करने के लिए किस एक्ट के तहत लाया गया था, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। तो इतने पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा आपसे, एक तो बनेगा सबसे पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि किस एक्ट के तहत ट्रेड खत्म किया गया, मोनोपोली ट्रेड, एक्सेप्ट ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड इन टी। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि लोकल गवर्नमेंट को जो पर्सनल टैक्स था वो
इम्पोज करने के लिए किस एक्ट में लाया गया था ये प्रावधान? तो वो लाया गया था 1813 में। उसके बाद वेस्टर्न एजुकेशन पे जो जोर डाला गया स्प्रेड करने के लिए वो चार्टर एक्ट से ही लाया गया था। अब नेक्स्ट इसके बाद जो एक्ट आता है 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है। अब इस 1833 के चार्टर एक्ट में जो मोनोपोली ट्रेड था चाइना के साथ और ट्रेड इन टी, इन सब पे भी ट्रेड जो मोनोपोली ट्रेड था उसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, अब पूरा का पूरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मार्केट था इंडिया में वो ओपन कर दिया जाता है, मोनोपोली ट्रेड नहीं रहेगा, कोई भी आके यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, बस उनसे ये टैक्स वसूलेंगे। क्योंकि धीरे धीरे ये क्या कर रहे थे, पूरे के पूरे अभी तक ब्रिटिश जो थे इंडिया को कैप्चर कर चुके थे करीब करीब, और कुछ एरिया जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था जैसे सिख, उसके बाद हो गया मराठा किंगडम, ये सब इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो इस चीज़ के लिए वो और भी इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे एक्ट में बदलाव करते जाते हैं ताकि उनका वर्चस्व यहाँ पे बना रहे। अब इसमें आगे क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फ्रेंड्स, कि गवर्नर जनरल जो था बंगाल का उसको नाम दे दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा आपका, जो मोनोपोली ट्रेड था चाइना और ट्रेड इन टी के साथ जो ट्रेड करते थे टी में, उन पे किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? तो वो था 1833 का एक्ट। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के तहत बनाया गया। तो वो था कौन सा एक्ट था? 1833 का एक्ट इंडिया बनाया गया। उसमें जो पहले गवर्नर जनरल बनते वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनते हैं। आप पहले भी नाम सुने होंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक का, हिस्ट्री में आप लोग देखेंगे सती प्रथा एवोल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा आगे आते हैं। किसके साथ? राजा राम मोहन रॉय के साथ। ठीक है, अब इसमें जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया वो कौन बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। मैंने ये भी बताया अभी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो क्यों लाया गया, क्योंकि वो मैक्सिमम एरियाज पे कब्जा कर चुके थे, अब उनको पूरा सेंट्रलाइज करना था अपने पावर को इंडिया पे। ठीक है, इसीलिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट लाया गया। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होगा वो पूरे जो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया है उस पर एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक कदम आगे। इन सब चीज़ों में जो सिविल सर्वेंट्स का जरूरत पड़ी, ठीक है, जो अभी आप देखते हैं सिविल सर्विसेज जो आप लोग देने वाले हैं, वो सिविल सर्विसेज में जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके सिलेक्शन को जो दिया जाता है वो एक कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। ये जो सिलेक्शन कमेटी था वो था मैकॉले, ठीक है, मैकॉलेज कमेटी, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, मैकॉले कमेटी के रिकमेंडेशन से ऐसा बोला गया कि ये यहाँ पे सिविल सर्वेंट के लिए ओपन कंपटीशन लाया जाएगा। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये अभी अटेम्प्ट था फ्रेंड्स, अभी कुछ 100% जारी नहीं किया गया था, ये अटेम्प्ट किया गया था कि हाँ ऐसा किया जाएगा। लेकिन होता क्या है, इसको अभी इंडियंस पे लागू नहीं किया जाता। मतलब इंडियंस किसी भी तरीके के प्लेस, पोस्ट या एम्प्लॉयमेंट जो कि कंपनी के अंदर होती है उन सबको होल्ड नहीं कर सकते, उन सब के पोस्ट पे अभी अपॉइंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये था 1833 का एक्ट। और इसमें क्या किया जाता है, जो भी गवर्नर हुआ करते थे बॉम्बे के इंडिपेंडेंट गवर्नर जो थे वो अब चले गए थे किससे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर में। अब बॉम्बे के जो गवर्नर थे या मद्रास के गवर्नर हुए, इन दोनों के जो लेजिस्लेटिव पावर था उन सबको खत्म कर दिया जाता है और टोटल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर किसके हाथ में चला जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में। ठीक है, इन सबको भी इस एक्ट में लाया गया था। अब इसके बाद लास्ट, इस वीडियो का लास्ट एक्ट देखते हैं फ्रेंड्स। ये लास्ट एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। अब इस 1853 के चार्टर एक्ट में और इंपॉर्टेंट ऐसा क्या क्या किया गया, तो यहाँ पे पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन था गवर्नर जनरल के काउंसिल का उसको सेपरेट किया गया। ठीक है, मतलब कानून बनाने और कानून व्यवस्था लागू करने वाला जो बॉडी था उन सब के फंक्शन को, गवर्नर जनरल के जो काउंसिल का फंक्शन था, इन सबको सेपरेट किया गया किस एक्ट के तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। इसके अलावा अगर बात करते हैं और कि जो इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हम लोग बोल रहे हैं वो क्या आया पिक्चर में आता है। गवर्नर जनरल का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ उसको बोला गया क्या? इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसमें क्या था कि जो भी रूल बनाया जाएगा, रूल और रेगुलेशन ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, वो किसके द्वारा बनाया गया? इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा बनाया जाएगा। इसीलिए इसको मिनी पार्लियामेंट भी बोला गया। ठीक है, जो ये काउंसिल था इसको
मिनी पार्लियामेंट बोला गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल का पावर किसको दे दिया गया? अब गवर्नर जनरल को। ठीक है, अब जो लॉ मेंबर हुए उनको फुल मेंबर बना दिया जाता है गवर्नर जनरल के काउंसिल का। ठीक है, इसके बाद अब देखिए यहीं से इंट्रोड्यूस किया जाता है ओपन कंपटीशन सिस्टम। ठीक है, किसके लिए? सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। जो आप यूपीएससी अभी सुन रहे होंगे वो व्यवस्था कहाँ से लाया गया है? यहीं से लाया गया है। अभी ओपन कंपटीशन सिस्टम स्टार्ट किया गया है जिसमें भी इंडियंस को अभी दिया गया पोस्ट। और ये जो एग्जाम होता था ये पहले लंदन में करवाया जाता, बाद में इंडिया में इसको करवाया जाने लगा। तो ये जो ओपन कंपटीशन सिस्टम स्टार्ट किया गया सिविल सर्विसेज के लिए, वो किस एक्ट के तहत किया गया? वो 1853 के एक्ट के तहत करवाया जाता है। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स को ऐड कर लेते हैं इस एक्ट में कि जो ये ओपन कंपटीशन सिस्टम था, इसको मैंने बात किया कि मैकॉले कमेटी के रिकमेंडेशन से लाया जाता है। तो 1854 में ये मैकॉले कमेटी का गठन किया जाता है। जब ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है उसके बाद ये मैकॉले कमेटी 1854 में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो इसमें जो एक और पॉइंट ऐड किया जाता है कि 6 नए मेंबर बनाए जाते हैं। ठीक है, न्यू मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं। किसके? तो वो 6 मेंबर बनाए जाते हैं गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं, उसमें ऐड किए जाते हैं। अब इस 6 मेंबर्स में से 4 जो होते हैं लोकल रिप्रेजेंटेशन से आते हैं, मतलब लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। लोकल रिप्रेजेंटेटिव कहाँ के थे ये 4? एक मद्रास से थे, ठीक है, एक बॉम्बे से आते हैं, और तीसरा जो बंगाल जो पहले से प्रेसिडेंसी उन तीनों से, और एक एक्स्ट्रा आगरा। ठीक है, ये 4 जो लोकल रिप्रेजेंटेशन आते हैं ये किसमें अपॉइंट किए जाते हैं? मेंबर किसके बनाए जाते हैं? जो गवर्नर जनरल हैं उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया जाता है। ठीक है, और यहीं से पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन पिक्चर में आता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, इतनी बातें थी चार्टर एक्ट 1853 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं 1858 से लेके 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट तक का बात नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ की पॉइंट्स, उन सबको नोट डाउन करते चलेंगे। और मैं एक दोनों वीडियोस और तीनों, इनफैक्ट कहें तो तीनों वीडियोस को मर्ज करके एक क्वेश्चन का सीरीज इसके बाद वाले लेक्चर को लेने के बाद मैं उसको अपलोड करूंगा। उस क्वेश्चन सीरीज में आप देख सकते हैं कि जो जो पूछे गए आपके एग्जाम में, एसएससी हो, यूपीएससी हो या अदर बीपीएससी जैसे पीसीएस हो, उन सब में इन 3 टॉपिक से जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन का पार्ट, उन सब से जो जो क्वेश्चन बने हैं उन सबको हम लोग एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ और अपने जो स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उन सब में शेयर करें। और यार जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जल्दी से जाएं और लाल बटन दबाएं और बगल में उसके एक बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे ही नोटिफिकेशन तुरंत आपको पहुंच जाए। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्सेज में सब्सक्रिप्शन लेना हो, ठीक है, तो आप ये मेरा यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको वहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। अनअकैडमी पे एसएससी का CHSL, जूनियर इंजीनियर, CGL, SBI, RBI के बैंकिंग से रिलेटेड, रेलवे के NTPC, ग्रुप डी के सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।